कभी सोचा है कि इतिहास की जो बड़ी बड़ी शक्तियां रही हैं, बड़े साम्राज्य, वो कैसे बनते हैं और फिर कैसे ढल जाते हैं? हाँ, ये एक फैसिनेटिंग सवाल है। क्या इसका कोई कोई तयशुदा रास्ता या पैटर्न है? आज हमारे पास रे डालियो के काम से जुड़े कुछ दिलचस्प चार्ट्स और विश्लेषण है। ये बिल्कुल इन्हीं सवालों की पड़ताल करते हैं। सही। आज हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि लंबी अवधि में दुनिया की व्यवस्था कैसे बदलती है और इन शक्तियों के बनने बिगड़ने के पीछे क्या राज है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये स्रोत दरअसल पिछले कोई 500 सालों के इतिहास पर नजर डालते हैं। इसमें डच, ब्रिटिश, अमेरिकी, चीनी साम्राज्य जैसे कई उदाहरणों को परखा गया है बारीकी से। अच्छा। और इसमें देखा गया है कि भाई शिक्षा का स्तर क्या था, नए आविष्कार कितने हुए, व्यापार में किसका दबदबा था, मिलिट्री पावर कैसी थी, कर्ज कितना था, देश के अंदरूनी हालात कैसे थे। इन सभी पैमानों पर इन शक्तियों को आंका गया है। इससे हमें समय के साथ इनके उतार चढ़ाव की एक साफ तस्वीर मिलती है। तो पहली बात जो इन स्रोतों से उभरती है वो है ये बिग साइकिल या बड़े चक्र का आइडिया। हाँ, बिग साइकिल। मतलब हर बड़ी शक्ति एक तरह के रास्ते से गुजरती है। पहले उठान, फिर शिखर और उसके बाद ढलान। उठान के दौर में, जैसा आपने कहा, अच्छी लीडरशिप, नई सोच, शिक्षा, ये सब बहुत अहम होते हैं। पर क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता है? बिल्कुल सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शिखर पर पहुंचने के बाद अक्सर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अच्छा। जैसे जरूरत से ज्यादा खर्चीलापन आ जाता है। हाँ। समाज में अमीर गरीब का फासला बढ़ने लगता है और दुनिया में जो कंपटीशन है उसमें वो शक्ति थोड़ी पिछड़ने लगती है। ये चीजें पतन या आप कह सकते हैं ढलान का कारण बन सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। डच साम्राज्य को लीजिए, 17वीं सदी उनका सुनहरा दौर था। डच गोल्डन एज। हाँ। नए नए आविष्कार हो रहे थे। दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी वो डच इंडीज कंपनी, पहला स्टॉक एक्सचेंज, सब वहीं। व्यापार में उनका बोलबाला था। तो इस इनोवेशन और व्यापार ने उन्हें एकदम टॉप पर पहुंचाया था। लेकिन फिर वो शिखर टिका क्यों नहीं? क्या हुआ कि ये चक्र नीचे की ओर मुड़ गया? वही चक्र वाली बात। देखिए, लगातार लड़ाइयां हुई, कर्ज बढ़ता गया और दूसरी ताकतें जैसे ब्रिटेन, उनसे कंपटीशन बढ़ने लगा। उसकी वैल्यू भी कम होती गई। तो ये दिखाता है कि भाई शिखर पर हमेशा टिके रहना मुमकिन नहीं होता। और यही कहानी फिर ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भी दोहराई गई। मतलब औद्योगिक क्रांति, दुनिया भर में फैला साम्राज्य, पाउंड स्टर्लिंग का दबदबा। हाँ बिल्कुल, उस समय पाउंड ही ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी, सबसे अहम। सही। यानी वो करेंसी जिसे इंटरनेशनल ट्रेड और सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन का दुनिया पर राज था एक तरह से। लेकिन फिर पहले और दूसरे विश्व युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी, कर्ज बहुत बढ़ गया। हाँ, युद्ध तो महंगे होते ही हैं। और उसी समय अमेरिका एक नई ताकत बनकर उभरा। इससे ब्रिटेन की शक्ति कम हुई और पाउंड ने अपनी वो ग्लोबल करेंसी वाली हैसियत खो दी। और अगर हम थोड़ा और पीछे हटकर देखें तो ये मुद्राओं की बदलती कीमत का पैटर्न भी दिखाता है। मतलब समय के साथ जो ये कागजी मुद्राएं हैं, फिएट करेंसी जिन्हें कहते हैं, वो सोने जैसी ठोस चीजों के मुकाबले अक्सर अपनी वैल्यू खो देती हैं। कई चार्ट्स इस तरफ इशारा करते हैं। दिलचस्प है। तो इस पैटर्न के हिसाब से आज हम कहाँ खड़े हैं? अमेरिका के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत ये बताते हैं कि अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, नो डाउट। लेकिन उसके सामने अपनी चुनौतियां हैं। जैसे कि भारी सरकारी कर्ज हैं, समाज में बंटवारा बढ़ रहा है, राजनीतिक खींचतान है, ये सब चीजें हैं। और साथ ही चीन से कंपटीशन लगातार तेज हो रहा है। ये कुछ कह सकते हैं चिंता वाले संकेत हैं, खासकर जब हम पिछले साम्राज्यों के पतन के कारणों को देखते हैं। और चीन, क्या वो उठान वाले दौर में है इस साइकिल के हिसाब से? देखिए, चीन ने कई मोर्चों पे जबरदस्त तरक्की की है। शिक्षा, टेक्नोलॉजी, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, इन पैमानों पर वो तेजी से अमेरिका के करीब आ रहा है या कुछ में तो आगे भी निकल रहा है। हालांकि कुछ मामलों में, जैसे दुनिया की रिजर्व करेंसी का दर्जा पाना या गवर्नेंस के कुछ पहलू, उसमें वो अभी पीछे हैं। लेकिन ये सब मिलाकर देखें तो दुनिया की व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की आहट जरूर सुनाई दे रही है। एक वैचारिक चार्ट ऐसा ही कुछ दिखाता है। तो इन सब बातों को निचोड़ क्या निकालें? लब्बुलुआब क्या है? निचोड़ यह है कि इतिहास हमें दिखाता है कि शक्तियों का बनना और बिगड़ना अचानक नहीं होता। हाँ। इसके पीछे कुछ बुनियादी कारण होते हैं, जैसे शिक्षा, नई सोच, इनोवेशन, कर्ज का मैनेजमेंट
और देश की अंदरूनी एकता। ये एक तरह के चक्र हैं जो बार बार दोहराए जाते लगते हैं ना? बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल या सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? अगर ये चक्र वाकई इतने शक्तिशाली हैं और इतिहास में बार बार दिखें, तो क्या इतिहास खुद को फिर दोहराएगा? आने वाले समय में दुनिया की तस्वीर कैसी हो सकती है? और सबसे जरूरी, क्या इन पुराने पैटर्न को समझकर हम भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।